सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। इसका मतलब है कि इंसुलिन का सिक्रीशन किस किस कारण की वजह से होता है, उसका सिक्रीशन किन चीजों पे डिपेंड करता है और वो कैसे होता है। ठीक है, तो इंसुलिन का सिक्रीशन कहां से होता है आपको सबको पता है। सबको पता है कि बीटा आइलेट सेल्स से होता है। बीटा आइलेट सेल्स ऑफ पैंक्रियास से होता है। ठीक है, और ये कितना निकलता है, कब निकलता है, इसकी में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इंसुलिन बेसल कंडीशन पे, बेसल कंडीशन, पहली बात तो आपको बेसल कंडीशन पता होनी चाहिए क्या होती है। बेसल कंडीशन एक फास्टिंग कंडीशन होती है। क्या होती है? फास्टिंग कंडीशन होती है, जिसमें कि आप 12 घंटे के लिए फास्टिंग स्टेट पे होते हैं। आप फिजिकली एंड मेंटली जो है रेडी होते हैं या फिट होते हैं कह सकते हैं। और इन्वायरमेंट आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन जो हो वो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। यानी कि बेसल कंडीशन क्या होती है? 12 घंटे की फास्टिंग कंडीशन, उसमें की फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन आपका जो है 20 से 25 डिग्री जब होता है तो उसको हम बेसल कंडीशन कहते हैं। उस टाइम पे जो इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, कहां से? बीटा आइलेट सेल्स ऑफ पैंक्रियास से। उस टाइम अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट होता है। ठीक है, अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो 0.5 to 1 यूनिट होता है बेसल कंडीशन पे। ठीक है, अगर 12 घंटे की हम फास्टिंग शुगर रखते हैं, तो फास्टिंग कंडीशन पे होते हैं, तो ये हो गई बेसल कंडीशन के बाद। सेकंड पॉइंट होता है कि हम जैसे ही हम मील लेते हैं उस हिसाब से हम जितना भी ग्लूकोज का इंटेक करते हैं, सीधी सी बात है, हमने मील ली हमने, मील में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। अब जितना ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज को नॉर्मलाइज लेवल पे करने के लिए उतना ही हाइयर अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो है रिलीज होगा। ठीक है, अब कैसे होगा उसकी हम बात करेंगे। और इसमें जो है 3 कंडीशन है, केमिकल, हार्मोनल एंड न्यूरल। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं केमिकल की। अब हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन बाय केमिकल मेथड। तो ये केमिकल मेथड से किस तरीके से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। तो ये मैंने एक, अभी आप इस तरफ का ये भूल जाओ, नीचे भूल जाओ, बस इतना ध्यान देखो। इतना क्या है, अभी ये पैंक्रियाटिक बीटा सेल का मैंने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, तो बीटा सेल में क्या क्या है? एक पोटेशियम चैनल है, ये आपका पोटेशियम चैनल हो गया। एक कैल्शियम चैनल है। ठीक है, यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, वो मैं प्रोसेस के दौरान बताऊंगा। और ये केमिकल सिग्नल्स इंक्रिएटेंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा थ्रू द प्रोसेस। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक बीटा सेल पे क्या होता है? एक ग्लूकोज सेंसिंग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ग्लूकोज सेंसिंग मैकेनिज्म कैसे होता है कि जब आप मील लेते हो तो क्या होगा, ग्लूकोज जो होता है इस पे, यहां मैंने शो नहीं किया हुआ, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज अपने एक ट्रांसपोर्टर, कौन सा ट्रांसपोर्टर? GLUT1। ये GLUT1 ट्रांसपोर्टर के जरिए इस बीटा सेल में एंटर करता है। ठीक है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर के जरिए एंटर करता है। जैसे ही एंटर करता है उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। फॉस्फोराइलेशन मतलब एक्टिवेशन हो जाता है। कौन कराता है? ग्लूकोकाइनेस एक्टिवेट कराता है। ग्लूकोकाइनेस एक एंजाइम है जो कि फॉस्फोराइलेशन कराता है किसका? GLUT1 का। ठीक है, जैसे ही वो एंटर करेगा उसके बाद में क्या होगा, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म होने के बाद में तुरंत के तुरंत जो है ग्लूकोज जो सेंसर है, ग्लूकोज सेंसर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ग्लूकोज सेंसर एक्टिवेट होने के बाद में वो एटीपी का प्रोडक्शन कर देगा। जैसे ही एटीपी का प्रोडक्शन होगा, ये एटीपी प्रोडक्शन क्या करेगी, इस पोटेशियम चैनल को इनहिबिट कर देगी अपने काम करने से। इस पोटेशियम चैनल को इनहिबिट कर देगी अपने काम करने से, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पार्शियल डीपोलराइजेशन। अब इस पोटेशियम चैनल को काम करना बंद कर देगी तो सीधी सी बात है क्या होगा, तो सिर्फ ये कैल्शियम चैनल आपका काम करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस पार्शियल डिपोलराइजेशन होने से क्या होगा, इस कैल्शियम की जो अवेलेबिलिटी है वो यहां पे बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ने लगेगी? क्योंकि इन्फ्लक्स बढ़ रहा है। इन्फ्लक्स मतलब ऊपर से नीचे जो कैल्शियम आ रहा है वो इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, और जो इफ्लक्स हो रहा है, EFFLUX, इफ्लक्स जो हो रहा है वो
बाहर नहीं जा पा रहा है, जो पोटेशियम है ये जो बाहर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ये जो एटीपी है, इस एटीपी ने इस पोटेशियम चैनल को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम चैनल से जैसे ही कैल्शियम इसमें यहाँ पे अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। अवेलेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे जो इंसुलिन की जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये ग्रेन्यूल्स जो है एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होने के बाद में इसका एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सोसाइटोसिस। कोई चीज अगर सेल के बाहर जाती है तो उसको क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इंसुलिन बाहर आ जाएंगे और वो ब्लड में जो है काम करेंगे। ठीक है, ब्लड के फ्लो में जाएंगे। ठीक, ये तो हो गई आपकी बात इसकी केमिकल वाले की। ठीक है, एक चीज और होती है कि जो है ग्लूकोज तो काम आता ही आता है, कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स भी जो है आपका इस इंसुलिन को प्रमोट करने में मददगार होते हैं। बट जो जनरल प्रमोटर होता है, जो जनरल रेगुलेटर होता है, वो हमारा ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, एक चीज और मैं बताऊं कि अगर आप ग्लूकोज का इंटेक ओरली लेते हैं, ठीक है, अगर अदर न्यूट्रिएंट्स का इंटेक आप ओरली लेते हैं, तो आईवी के मुकाबले इंट्रावेनस के मुकाबले अगर मैंने ओरल लिया, ग्लूकोज मैंने ओरल लिया, अमीनो एसिड्स मैंने ओरल लिए, तो आईवी के मुकाबले वो 2 से 4 गुना ज्यादा इंसुलिन का रिस्पांस शो करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? इसका भी एक कारण है। क्यों करवाएंगे? क्योंकि हमने जो ग्लूकोज का इंटेक किया है, जो हमने न्यूट्रिएंट्स का अलग इंटेक किया है, सीधी सी बात है, हमें हमारे गट में जाएंगे, गट मानी स्टमक में जाएंगे। वहां से क्या होगा? इंक्रिएटिंस, नया शब्द सुना होगा आपने, इंक्रिएटिंस एक केमिकल सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं, केमिकल सिग्नल्स होते हैं। वो केमिकल सिग्नल्स जो है पैंक्रियाज के बीटा सेल में जाते हैं, और ये पैंक्रियाज के बीटा सेल में ये इंक्रिएटिंस जाएंगे एज अ केमिकल सिग्नल, और ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेंगे, और तुरंत की तुरंत ये इंसुलिन जो है और ज्यादा प्रमोट होता रहेगा सिंथेसाइजेशन के लिए, सिक्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी केमिकल मेथड हो गया हमारा इंसुलिन सिक्रेशन का। अब हम बात करने वाले हैं हार्मोनल रेगुलेशन की, कि किस हार्मोनल रेगुलेशन की वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो हार्मोनल रेगुलेशन सीधी सी बात है, कौन कौन से हार्मोन्स आपने पढ़े हुए हैं? ग्रोथ हार्मोन पढ़ा होगा, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है, थायरॉक्सिन है, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, और भी कई सारे जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स जो है कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसुलिन की सिक्रेशन के लिए। ठीक है, बट ज्यादातर अगर हम प्रीडोमिनेंट वे में देखें तो आइलेट सेल्स से जितने भी हार्मोन्स होते हैं, सिर्फ वो ही ज्यादातर प्रीडोमिनेंटली काम करते हैं इंसुलिन की सिक्रेशन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो बीटा आइलेट सेल करीब 60 to 70% जो है होल्ड करता है आइलेट सेल्स के मास का। ठीक है, अगर मान लो कुछ इतना बड़ा आइलेट सेल है तो करीब 70%, ठीक है, 70% जो है आपका करीब जो है 70% जो है आपका, मान के चलो 70% के आसपास जो है बीटा आइलेट सेल होल्ड करते हैं उस एरिया को। ठीक है, 25% जो होते हैं वो अल्फा आइलेट सेल्स, जहां से ग्लूकागॉन का रिलीज होता है। ठीक है, ग्लूकागॉन का जहां से रिलीज होता है, वो 25% आइलेट सेल्स होल्ड करते हैं उस एक पर्टिकुलर आइलेट सेल के मास को। सोमैटोस्टैटिन ये होते हैं गामा सेल्स, या हम जिसको डेल्टा सेल भी कहते हैं, डेल्टा सेल्स। ठीक है, वो करीब 5 to 10% जो है होल्ड करते हैं इस मास, इस आइलेट सेल का। ठीक है, टोटल मास। तो अगर हम बात करें कि कैसे कौन क्या काम करता है, ठीक है, अभी मैंने सब बताया कि इंसुलिन जो है बीटा आइलेट सेल से होता है, ग्लूकागॉन जो होता है वो अल्फा आइलेट सेल से होता है, अल्फा आइलेट सेल से, और सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो डेल्टा आइलेट सेल से होता है, रिलीज होता है। ठीक है, अब ये तीनों जो है एक साथ काम करते हैं और जो है ऐसे काम करते हैं कि इंसुलिन का लेवल भी, ग्लूकागॉन का लेवल भी
ब्लड में बना रहे, कोई होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। ठीक है, तो क्या सीन है, तो यहां पे क्या होता है, जो सोमैटोस्टैटिन होता है, सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो इंसुलिन की सिक्रीशन और ग्लूकागोन की भी सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है। क्या करता है, इनहिबिट करता है। सोमैटोस्टैटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन को दोनों के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ग्लूकागोन की बात करें जो कि अल्फा आइलेट सेल से निकलता है, वो सोमैटोस्टैटिन और इंसुलिन की सिक्रीशन को दोनों को वो प्रमोट करता है। इंसुलिन क्या करता है, सिर्फ ग्लूकागोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अब हम बात करने वाले न्यूरल मोड ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन। न्यूरल मतलब थोड़ा सा आपको पता होगा नर्व के बारे में। ठीक है, तो बीटा आइलेट सेल जो होता है वो काफी ज्यादा रिच होता है सिंपैथेटिक एंड वेगल नर्व्स से। ठीक है, और ये नर्व्स वगैरह पे सब पे जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो हमें पता है एड्रेनर्जिक अल्फा 2 रिसेप्टर भी होता है, एड्रेनर्जिक बीटा 2 रिसेप्टर भी होता है, ठीक है, और कोलिनर्जिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर भी होता है। ठीक, तो इन सारे रिसेप्टर्स का अलग अलग जो है इफेक्ट होता है इंसुलिन की सिक्रीशन पे। कैसे, जो एड्रेनर्जिक अल्फा 2 रिसेप्टर है, ये जब इसका स्टिमुलेशन होता है, ठीक है, तो ये क्या कॉज करता है, इनहिबिशन कॉज करता है, डिक्रीज करता है इंसुलिन सिक्रीशन को बाय, कैसे करता है भाई, कर तो दिया लेकिन कैसे करता है, बाय इनहिबिटिंग एडेनाइल साइक्लेस ऑन बीटा सेल्स पे जो एडेनाइल साइक्लेस पाथवे जो हो रहा होता है उसको ये इनहिबिट कर देता है। उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। ठीक, एड्रेनर्जिक बीटा 2 रिसेप्टर जस्ट इसका उल्टा केस करता है, ये प्रमोट करता है इंसुलिन के सिक्रीशन को और एडेनाइल साइक्लेस के पाथवे को ये प्रमोट कर देता है बीटा सेल्स पे। ठीक, कोलिनर्जिक मस्कुलिनिक स्टिमुलेशन जो होता है, ये क्या करते हैं, ये भी स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर दे बाय किस तरीके से, IP3 और डैक के मैकेनिज्म से, जिसकी वजह से कैल्शियम की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, जो है आपका एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा और इंसुलिन का सिक्रीशन हो जाएगा। हाउएवर सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है ये, सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला जो होता है प्रीडोमिनेंट होता है, बट ये प्रीडोमिनेंट तो है लेकिन ओवरऑल ये टोटल जो है न्यूरल जो होता है ये सिर्फ मॉड्यूलेटरी इफेक्ट कॉज करता है। मॉड्यूलेटरी इफेक्ट मतलब ज्यादा इफेक्ट कॉज नहीं करेगा इंसुलिन की सिक्रेशन पे। ठीक है, तो हमने आज 3 मोड ऑफ एक्शन पढ़े, पहला केमिकल, दूसरा हार्मोनल और तीसरा न्यूरल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। मैं नोट्स अटैच कर दूंगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट एंड होप यू एंजॉय द वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।